नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सबसे पहले आपको कश्मीरी हिंदुओं की हिम्मत वाली रील दिखाएंगे। कुछ दिन पहले आतंकियों ने रियासी में तीर्थयात्रियों पर हमला किया था। तीर्थयात्रियों पर 9 लोगों को मार दिया था। सोचा था लोग डर जाएंगे और पूरे राज्य में तीर्थयात्राओं पर ब्रेक लग जाएगा, दहशत फैल जाएगी। लेकिन अब कश्मीरी हिंदुओं ने आतंकियों को जय भवानी वाला जवाब दिया है, जिसमें आस्था की शक्ति वाली डोज है। फिर भारत के उस नागास्त्र की बात करेंगे जो दुश्मन को डस कर मार देगा और खुद भी नष्ट हो जाएगा। इस आत्मघाती ड्रोन की 1 किलोग्राम वाली नोक कैसे दुश्मन को बर्बाद कर देती है। यह ड्रोन इंडियन आर्मी के लिए शुभ समाचार लेकर आया है, क्योंकि यह सर्जिकल स्ट्राइक करने का तरीका भी बदल कर रख देगा। सत्ता की इस कुंजी में एक एक डिटेल है। और फिर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर मचे सियासी कलेश की बात होगी। इंद्रेश कुमार ने अपने बयान में अहंकार और राम विरोधी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। संदेश क्या है यह भी समझेंगे। लेकिन आरएसएस सूत्रों से खबर भी आई है कि इंद्रेश कुमार ने जो कुछ कहा था वो आरएसएस का आधिकारिक बयान नहीं था। इस मुद्दे पर सत्ता का कलेश बढ़ता जा रहा है। आज आपको इटली में प्रधानमंत्री मोदी का ग्लोबल शो भी दिखाएंगे। पीएम मोदी की G7 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई। लेकिन मोदी 3.0 के लिए वेटिंग लिस्ट में कौन कौन है, यह जरूर देखना चाहिए आपको। वैसे एक मीटिंग कल भी होने वाली है जिसकी बहुत सी चर्चा है। यह मुलाकात है मुख्यमंत्री योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच में। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इस बीच जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राउस एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसमें उन्होंने मांग की कि उनके मेडिकल टेस्ट के दौरान पत्नी सुनीता केजरीवाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस याचिका पर अदालत 15 जून को सुनवाई करेगी। और आज नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में एनटीए की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने एनटीए और केंद्र को नोटिस भी जारी किया है और 2 हफ्ते के अंदर पक्ष रखने को कहा है। इस बीच सरकार ने कहा है कि वो परीक्षार्थियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन आज एक ऐसी खबर जो यकीन मानिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। किसके लिए? इसके लिए आप खबर देखिए। सत्ता में आज हम सबसे पहले आपको खीर भवानी के भक्तों की हिम्मत वाली खबर दिखाने जा रहे हैं। और आज ये हिम्मत पूरे हिंदुस्तान को देखनी चाहिए। आपको याद होगा 9 जून को आतंकियों ने रियासी में माता वैष्णो देवी के भक्तों से भरी बस पर गोलियां चलाई, 9 तीर्थयात्रियों को मार दिया था। लेकिन आज माता के ही भक्तों ने आतंकियों को जवाब दिया है कि आस्था के सामने आतंक का सिर हमेशा झुका रहेगा। ये वो कश्मीरी हिंदू हैं जिन्होंने श्रीनगर से 35 किलोमीटर दूर खीर भवानी मेले में बड़ी संख्या में पहुंचकर आतंकियों को ओपन चैलेंज यानी खुला चैलेंज दिया है। इसे आप कश्मीरी हिंदुओं की हिम्मत वाली सुपर पावर ग्रिड भी कह सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के बीच पूरे देश को चार्ज करने वाली है। यह हिम्मत वाली ऐसी पावर ग्रिड है जिसने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जज्बे की पावर सप्लाई करने का काम किया है। आज कश्मीरी हिंदुओं की इसी हिम्मत ने आतंकियों के मंसूबों को 11,000 वोल्ट का करंट दिया है, जिसके झटके वो लंबे वक्त तक महसूस करते रहेंगे। आज हर हिंदुस्तानी के मन में ऊर्जा का संचार करने वाली ये तस्वीरें गांदरबल के खीर भवानी मंदिर से आई हैं और प्रमाण है कि आस्था में बड़ी शक्ति होती है। और ये कश्मीरी पंडितों की वो आस्था है जो आतंकी हमलों के बाद भी नहीं हिली। गांदरबल में जो खीर भवानी मेला हर वर्ष लगता है, वहां कश्मीरी पंडितों का सैलाब आया है और इस हिम्मत में आतंक को हराने की गारंटी है। इसीलिए इसे आतंकियों पर कश्मीरी हिंदुओं का काउंटर अटैक भी कहा जा रहा है, क्योंकि आतंकवादी सोच रहे थे आतंक आस्था पर भारी पड़ेगा, लेकिन खीर भवानी के भक्तों ने जवाब दिया, आस्था हमेशा आतंक पर भारी थी, है और रहेगी। आतंकियों को लगा था कि रियासी हमले के बाद लोग डर कर घरों में बैठ जाएंगे, लेकिन खीर भवानी के भक्त जिस जोश के साथ घरों से निकले वो आतंकियों को करारा जवाब है। आतंकवादी सोच रहे थे कि लगातार हमलों के बाद लोग तीर्थ यात्रा का प्लान रद्द कर देंगे, लेकिन खीर भवानी मंदिर में कश्मीरी हिंदुओं ने यह साबित कर दिया कि वो बिल्कुल भी डरे नहीं हैं, वो निर्भीक हैं, निडर हैं।
आतंकियों को लगा था कि इस बार खीर भवानी में कोई उत्सव नहीं होगा, कोई पूजा नहीं होगी, लेकिन बड़ी संख्या में आज कश्मीरी हिंदुओं ने खीर भवानी मंदिर पहुंचकर आराधना की। आतंकियों ने यह भी सोचा था कि वैष्णो देवी के भक्तों पर हमले के बाद लोग अमरनाथ यात्रा पर जाने से घबराएंगे, लेकिन आज की ये तस्वीरें बता रही है कि अमरनाथ यात्रा के लिए भी लोगों का जोश हाई है। मतलब आतंकी जम्मू कश्मीर में डर का माहौल बनाना चाहते थे, लेकिन चारों तरफ भक्ति का माहौल है, डर नहीं भक्ति का माहौल है। बहुत लोगों को लगा कि खीर भवानी के भक्तों का जम्मू में हुए हमलों से क्या लेना, क्योंकि खीर भवानी मंदिर की दूरी रियासी, डोडा और कठुआ से करीब 200 किलोमीटर है। लेकिन यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकियों ने जो हमले किए उसका मकसद पूरे जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाना था। लेकिन खीर भवानी के भक्तों ने यह साबित कर दिया कि आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए हैं। देख सकते हैं माता खीर भवानी जो कि असल में माता रतया देवी के नाम से भी मशहूर है। बता दें आपको कि कश्मीरी समुदाय में यानी कश्मीरी पंडित समुदाय विशेषकर में इसकी एक खास भूमिका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज भक्तों की भीड़ यहाँ पे जमा है। जो जम्मू संभाग में हुए कई मिलिटेंट हमले हैं, उनके बाद से यही आशंका जताई जा रही थी कि यहाँ पे इस वर्ष जो है इन भक्तों की संख्या में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन कल शाम तक 12,000 से अधिक जो माता के भक्त हैं वो यहाँ पहुँच पाए हैं। प्रार्थना तो मैं यही करूंगा कि अमन और शांति आ जाए, वही बहार आ जाए 90 से पहले की बहार, जहां पे कश्मीरी पंडित मुसलमान के साथ बैठता था, एक ही थाली में खाते थे। साल अभी मेला चल रहा है, बट ऑल टाइम रिकॉर्ड है। लोगों डिवोटीज में भी श्रद्धा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है वो आज तक ऐसा काम नहीं हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। वो वाली कोई बात नहीं है आज, इसीलिए आप इतने लोग देख रहे हो और ज्यादा मातृशक्ति आई है। हमें इसमें कोई डर नहीं है। जो हमारे मुसलमान भाई वो है, ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क है वो नहीं चाहते कि हमारे हिंदू और मुसलमान भाई आपस में भाई हमारे बीबी ये जो भाई हम आपस में गिले शिकवे दूर कर रहे हैं। मेरे फादर मदर तो पिछले 8 साल से आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल शांत वातावरण, पुलिस का पूरा बंदोबस्त है, CRPF है, आर्मी है, सारी लगी है, ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ ओके है। करते हैं जैसे हम कश्मीरी पंडित पहले कश्मीरी पंडित मुसलमान अब भाईचारा से रह रहे थे, ऐसा माता ऐसे दया करे कि हम वापस आ जाए अपने वतन में। यह आस्था का देश है। जब विश्वास इतना अटूट हो तो दहशत घुटने टेक देती है। वैसे आज कश्मीरी पंडितों की आराध्य माता खीर भवानी पर हमने सत्ता की आध्यात्मिक कुंजी भी तैयार की है। असल में जो मंदिर गांधरबल में मौजूद है वो महाराज्य भगवती माता को समर्पित है, जिन्हें दुर्गा माता का अवतार कहा जाता है। महाराज्य भगवती को कश्मीरी पंडित कुल देवी के तौर पर पूजते हैं। इसके अलावा यह मंदिर राज्ञा देवी और रागिन्या भवानी मंदिर नाम से भी प्रसिद्ध है। यहां हर वर्ष ज्येष्ठ महीने की अष्टमी पर भव्य मेला लगता है, और क्योंकि महाराज्य भगवती को खीर का भोग लगाया जाता है, इसीलिए इनका नाम खीर भवानी पड़ गया। खास बात यह है कि आज खीर भवानी के दरबार में सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं ने ही माथा नहीं टेका, बल्कि नेता भी हाजिरी लगाने पहुंचे। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला से लेकर बीजेपी नेता रविंद्र रैना तक मौजूद। हम लोग दुआ करते हैं कि ये जो हमारे भाई बहनें यहाँ से गई हैं कि जल्दी से अपने घर वापस आएं, इसकी दुआ हम सब ने की। उम्मीद करते हैं कि वो आएगा दिन जल्दी।
जब भी अपने घर आएंगे और अमन से हमारे हम सबके साथ रहेंगे। यही चीज़ है जो भाईचारा ज़रूरी है। कश्मीर के जो हमारे मुसलमान भाई बहन आज इस मुकद्दस दिन यहाँ कश्मीरी पंडित समाज के भाई बहनों के इस्तकबाल के लिए, वेलकम के लिए आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यही हमारी पहचान है, यही हमारे बुजुर्गों की वो देन है, यही भाईचारा है। मैं यहाँ प्यार का पैगाम लाई हूँ, इंसानियत का पैगाम लाई हूँ, बिकॉज आप जानते हैं कि कश्मीरियत हमारा कॉम्पोजिट कल्चर इज एवरीबडी एग्जिस्टिंग, को एग्जिस्टिंग टुगेदर पीसफुली, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो। सो दैट वाज माय मैसेज। वैसे हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों को यह नहीं पता होगा कि जिस खीर भवानी मंदिर में आज भक्तों का मेला लगा था, उसमें एक चमत्कारी कुंड भी है। आप जरा ध्यान से एक एक चीज देखिएगा, क्योंकि इस चमत्कारी कुंड को लेकर बहुत ही बेहद अनोखी मान्यता है। लोग यहां मौजूद कुंड के पानी के रंग बदलने का भी दावा करते हैं। मान्यता है कि कुंड के पानी से शुभ और अशुभ के संकेत मिल जाते हैं। जैसे अगर कुंड का पानी लाल या काला हो जाए तो इसे अशुभ संकेत के तौर पर देखा जाता है, और अगर कुंड का पानी नीला या हरा हो तो इसे शुभ और खुशहाली का संकेत माना जाता है। और इस मान्यता को सच साबित करने के लिए कई प्रमाण पेश किए जाते हैं। हम यहां पर अंधविश्वास नहीं फैला रहे, लेकिन जो चीजें सामने आई हैं वो देखिए आप। जैसे वर्ष 1990 में जब इस कुंड के पानी का रंग काला हो गया था तो कश्मीरी पंडितों का घाटी से पलायन हुआ था। इसी तरह वर्ष 1999 में पानी का रंग लाल हो गया था, और इसी वर्ष पाकिस्तान के साथ करगिल युद्ध हुआ था। वर्ष 2014 में जब कुंड के पानी का रंग काला हुआ था तो कश्मीर में भयानक बाढ़ आई थी। वर्ष 2019 में पानी का रंग हरा हो गया तो एक शुभ संकेत था, और इसी वर्ष जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया, जबकि वर्ष 2021 में खीर भवानी मंदिर में बने कुंड के पानी का रंग काला हो गया था, और वो कोरोना महामारी का दौर था। इस कुंड को लेकर क्या मान्यताएं हैं, इस पर भी हम आपको एक रिपोर्टर रील दिखाते हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय में विशेष माता रगनया देवी, जो कि खीर भवानी के नाम से मशहूर है, का एक अलग महत्व है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जलकुंड, अगर हम कहें जलकुंड वाली जो शक्ल है, उसमें यहाँ पे माता का एक अवतार है। और बता दें आपको कि जलकुंड जो है वो अपने रंग बदलता है, और बता दें आपको कि जैसे ही इसके रंग बदलते हैं उस हिसाब से यहाँ की कश्मीर में जो कह सकते हैं कि समृद्धि जो है उसकी जो है एक आंकलन देखने को मिलता है। बता दें आपको कि 2014 में यहाँ पे इस जलकुंड का रंग जो था वो थोड़ा लाल हुआ था, और उसके बाद कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ देखने को मिली थी। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो यहाँ पे विशेषकर हम कहें कि यहाँ माता के दरबार में पहुँचते हैं, इस माता का नाम खीर भवानी इस वर्ष इस वजह से भी पड़ा है कि यहाँ पे खीर ज्यादा चढ़ावे में चढ़ाई जाती है। यानी कि दहशतगर्द परेशान है, लेकिन अब इस देश को जो परेशान करने वाले हैं वो और परेशान होने वाले हैं, क्योंकि अगली खबर नागास्त्र के बारे में है। नागास्त्र ये नाम है भारत के नए आत्मघाती ड्रोन का। नागास्त्र भारत के दुश्मनों को अपनी 1 किलोग्राम की नोक से बर्बाद कर देता है। भारतीय सेना में 120 नागास्त्र एक ड्रोन शामिल किए गए हैं। ये भारतीय डिफेंस के लिए खुशखबरी है, इसीलिए न्यूज मित्रों के लिए हम एक खास कुंजी लेकर आए हैं। आत्मघाती ड्रोन एक ऐसी ताकत है जिसके दम पर रूस ने यूक्रेन को दहला दिया। इस ताकत के दम पर इजराइल ने गाजा को कब्रिस्तान बना दिया है। इसी ताकत के दम पर ईरान और तुर्की दुनिया के बड़े देशों को आग दिखाते हैं। ऐसे में भारतीय सेना के तरकश में भी ये घातक हथियार शामिल हो गया। नोट करने वाली बात यह है कि जब दुनिया में अलग अलग मोर्चों पर युद्ध चल रहा है तो भारत दर्शक की तरह चुपचाप नहीं बैठा, बल्कि हर युद्ध से निकल रहे सबक और सूत्रों को नोट कर रहा है, ताकि देश की शक्ति बढ़ाई जा सके। ये देखिए, ये है मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन नागास्त्र 1। यह आसमान का ऐसा शिकारी है जो नाग की ही तरह दुश्मन को डस कर मार देता है, उसके अड्डे को तहस नहस कर देता है और खुद भी नष्ट हो जाता है। सुसाइड ड्रोन इसीलिए कहते हैं इसे।
अपनी बलि देकर दुश्मन को भस्म करने वाला बहुत ही घातक हथियार है नागास्त्र। सुसाइड अटैक करने वाले इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मारक क्षमता और 2 मीटर की एक्यूरेसी यानी सटीक निशाना। इस ड्रोन के आगे 1 किलोग्राम की नोक है। इसी नोक में फिट 1 किलोग्राम का वॉरहेड होता है। 1 किलोग्राम का वॉरहेड, वैसे जरूरत पड़ने पर यह वॉरहेड 2.5 किलोग्राम तक भी हो सकता है। इस ड्रोन में हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव लगाया जाता है, यानी भले ही 1 से 2.5 किलोग्राम के बीच का वॉरहेड है, लेकिन यह दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। यह ड्रोन 2 मीटर की सटीक एक्यूरेसी से टारगेट करता है। यही एक्यूरेसी इस ड्रोन को सबसे घातक बनाती है। इस सुसाइड ड्रोन में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ होता है, यानी सारे टारगेट हिट होकर रहेंगे और यह वेल कंट्रोल्ड होता है। इस ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी है, इसीलिए जासूसी और हमला दोनों काम एकदम सटीक करता है। यह करीब 1200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट होता है। हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी इसे ऑपरेट करना आसान है। 60 मिनट तक हवा में रह सकता है। 15 किलोमीटर की दूरी तक रिमोट से ड्रोन को ऑपरेट कर सकते हैं। 30 किलोमीटर की दूरी तक स्थिर और फिक्स टारगेट पर अटैक कर सकता है। यानी जो इसका टोटल कैलकुलेशन है, यह किसी भी रेडार की पकड़ से बचने में कामयाब हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये आत्मघाती ड्रोन बैटल ग्राउंड में दुश्मन की सत्ता को किस तरह चुनौती देता है। इस ड्रोन की कई और खासियत है जो इसे इस्तेमाल करने में आसान बना देती है। कोई भी जवान नागास्त्र 1 ड्रोन को ऑन ग्राउंड ही असेंबल कर सकता है। सोचिए, इसे हाथ से और ग्राउंड बेस्ड लॉन्च सिस्टम से ऑपरेट कर सकते हैं। इसे मैनुअली और ऑटोमेटिक टारगेट सेट हो सकता है। टारगेट डिटेक्ट नहीं होने पर यह वापस लौट सकता है। वापस आकर पैराशूट से सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है। भारत ने पहले ऐसे ड्रोन विदेशों से खरीदे थे और विदेश से आए एक ड्रोन की कीमत करीब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक होती थी। लेकिन नागास्त्र ड्रोन भारत में ही बना है। इस ड्रोन की कीमत करीब 70 लाख है, जो विदेशी ड्रोन से लगभग आधी कीमत है। यानी भारत में अब सुसाइड ड्रोन की प्रोडक्शन लाइन तैयार है और जरूरत के हिसाब से ड्रोन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। पिछले 2 साल में दुनिया विध्वंसक युद्ध की गवाह रही है। इस दौरान जंग लड़ने के कुछ खास तरीके और नए हथियार सामने आए हैं। खासतौर से रूस यूक्रेन युद्ध ने जंग के तरीके बदल कर रख दिए। ये वॉर जेन जी है। इसमें सबसे घातक जो साबित हुआ है वो रूस को ईरान से मिला खतरनाक कामिकाजी ड्रोन है। कामिकाजी एक जापानी शब्द है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमला करने वाली एक खास यूनिट से जुड़ा था। इसमें फाइटर पायलट्स अपने फाइटर जेट को क्रैश करके आत्मघाती हमले करते थे। तभी से आत्मघाती अभियान के लिए कामिकाजी नाम की चर्चा होती रही और यही वजह है कि भारत ने भी आत्मघाती ड्रोन को प्राथमिकता दी है और इसे अपनी सेना में शामिल किया। भारतीय सेना ने नागपुर की एक कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव्स को 480 ड्रोन का ऑर्डर दिया। कंपनी ने भारतीय सेना को 120 ड्रोन की डिलीवरी कर दी। नागास्त्र 1 में इस्तेमाल हुए 75% कलपुर्जे पूरी तरह स्वदेशी। चाहे दिन हो या रात, इसे 24 घंटे ऑपरेट किया जा सकता है। यह एक मल्टी रोल अटैक ड्रोन है जो दुश्मन की टो लेकर वापस आ सकता है और जरूरत पड़े और आत्मघाती हमला भी कर सकता है। इसकी एक और खास बात है, इसका इलेक्ट्रिक इंजन, जिसकी वजह से यह शोर नहीं करता है और दुश्मन को इस ड्रोन की जरा सी भी भनक नहीं लगती है। एकदम सांप की तरह घात लगाकर हमला करता है। नागास्त्र 1 ड्रोन एलएसी से लेकर एलओसी तक भारतीय फौज के लिए सबसे बड़ा अस्त्र साबित हो सकता है। नागास्त्र 1 ड्रोन की कुछ और खासियतों के बारे में हम आपको बताते हैं। यह समझ लीजिए कि इस ड्रोन का सेना के ऑपरेशंस में कितना बड़ा असर होगा। भारत के जवान महावीर हैं और देश के दुश्मनों को कुचलना उन्हें अच्छी तरह से आता है। लेकिन अब तकनीक ऐसे स्तर तक पहुंच चुकी है कि भारत को अगर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो तो उस वक्त जवानों को भेजने की जरूरत नहीं है, जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। बड़ी आसानी से नागास्त्र 1 ड्रोन के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है। आतंकियों के लॉन्च पैड को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। वहां पर बड़ा असॉल्ट करने से पहले दहशत फैलाई जा सकती है। एलएसी के दुर्गम इलाकों में नागास्त्र 1 ड्रोन की तैनाती एक तरह से रेड आर्मी की दबाव बनाने वाली रणनीति के खिलाफ दमदार जवाब है। यह ड्रोन एलओसी पर पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ को रोक सकता है। नागास्त्र 1 ड्रोन के ऊपर रिमोट कंट्रोल हथियार लगा है। अगर कोई आतंकी किसी काफिले में जा रहा है या फिर किसी आतंकी के
एक खास लोकेशन या कैंप पर पहुंचने की टाइमिंग का पता है तो नागास्त्र 1 तय वक्त और तय जगह पर अटैक करेगा। 15 से 30 किलोमीटर की रेंज होने से आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स के साथ साथ उनके ट्रेनिंग कैंप्स को भी बर्बाद कर देगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अभी आप देख रहे हैं जम्मू में किस तरीके से आतंकियों का पेनिट्रेशन हो रहा है। वहां पर बड़े भयंकर जंगल हैं, उन जंगलों में ये नागास्त्र 1 बहुत कामयाब तकनीक से अटैक कर सकता है। भारत ने लंबे समय में अपनी डिफेंस तकनीक पर निवेश करके खुद को इतना ताकतवर बना लिया है कि कोई भी देश भारत को हल्के में नहीं ले सकता। पाकिस्तान और चीन लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि भारत को दबाव में लिया जा सके। ये देश आतंकवादियों को स्पॉन्सर भी करते हैं, लेकिन नया भारत आक्रामक तैयारियों के साथ हर मोर्चे पर डटा है। सीमाओं की रक्षा और आतंकवादियों के खिलाफ सीमा पार वाली कार्रवाई की पूरी गारंटी है और इसमें नागास्त्र 1 ड्रोन का कोई जोड़ नहीं। अब आपको बताते हैं कि आत्मघाती यानी सुसाइड अटैक करने वाले ड्रोन क्यों बना रहा है भारत। इसके पीछे कम जोखिम लेकर दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की रणनीति है। फिलहाल इंडियन आर्मी के पास इजराइल से खरीदे गए ड्रोन्स हैं। अभी तक जासूसी और सर्विलांस ड्रोन का इस्तेमाल होता था, यह बात सच है, लेकिन अब भारत आत्मघाती हमला करने वाले ड्रोन्स भी शामिल कर रहा है और यह हमने रूस यूक्रेन युद्ध से सीखा। सितंबर 2022 में भी सुसाइड अटैक करने वाले ड्रोन्स का ऑर्डर दिया, लेकिन इसके तहत अगले 2 साल के अंदर इजराइल 100 कामिकाजी ड्रोन देगा। लेकिन इस बीच स्वदेशी वाली कोशिशें भी खूब चल रही हैं। पिछले 2 साल में डीआरडीओ अपने ड्रोन बनाने में जुटा हुआ है। डीआरडीओ विदेशी कंपनियों की मदद से ऐसे ड्रोन बना रहा है जो 75% स्वदेशी हैं। स्काई स्ट्राइकर और हैरॉप नामक ड्रोन तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा बॉम्बर ड्रोन, घातक और रुस्तम पर भी काम हो रहा है। भारत की सेनाओं के लिए बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा और दुश्मन के अंदर जाकर उनके टेररिस्ट कैंपों के उनके इन्फिल्ट्रेशन करने वाले, उनकी खबर मिली वहाँ पर अटैक कर सकते हैं। उनके लॉजिस्टिक बेसिस है, अम्यूनिशन डंप है, उनके जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सॉफ्ट स्किल टारगेट्स हैं, उनको बर्बाद कर सकते हैं। ये जो अभी जो ड्रोन है नागास्त्र 1, ये कामिकाजी टाइप ड्रोन है, यानी कि सुसाइड ड्रोन। खुद ड्रोन जाके इसके अंदर बम होता है, जाके लैंड लोड अटैक कर देता है और ड्रोन ही फट जाता है, टारगेट के ऊपर जाता है। बहुत एक्यूरेट है, 2 मीटर तक की इसकी एक्यूरेसी है और दुश्मन के टेररिस्ट कैंप, उनके इन्फिल्ट्रेशन कॉलम, गाड़ियों के डिपोज, एम्यूनिशन डिपोज, वहाँ पर बहुत कामयाब साबित होगा। 30 किलोमीटर दूर तक की रेंज है इनकी और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम से, जीपीएस सिस्टम से लैस है और यदि मिशन किसी वजह से अबॉर्ट हो जाता है तो वापस आकर इनकी रिकवरी भी संभव है। ये नहीं कि इसको हमने बर्बाद ही करना है या फाड़ना ही। ये एल्टीट्यूड में भी ऑपरेशन करने में सक्षम है। नुब्रा वैली में इसका ट्रायल हुआ था। रेगिस्तान में जहाँ पर +50 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ भी ऑपरेशन करने में सक्षम है। 200 मीटर ऊंचाई तक जा सकता है, एम्यूनिशन ले जा सकता है, 30 किलोमीटर तक जा सकता है। अब खबरों के शेयरिंग को हथियारों की सत्ता से सियासत की सत्ता की ओर मोड़ते हैं, जहां लोकसभा चुनाव के बाद जीत हार वाला समुद्र मंथन है, गठबंधन की कमजोर कड़ी पर विचार विमर्श वाला सत्ता का कलेश है और एक दूसरे पर चलाए जा रहे कटाक्ष वाले तीर हैं। कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों में सत्ता पक्ष और विपक्ष को संकेतों के जरिए बहुत सारे संदेश दिए थे। हालांकि इसके मायने हर दल ने अपनी सुविधा अनुसार निकाले और उनका इस्तेमाल किया। अब संघ के एक बड़े नेता इंद्रेश कुमार का बयान सियासत के सेंसेक्स में ट्रेंड कर रहा है, जिन्होंने लोकसभा के चुनावी नतीजों पर कुछ ऐसा कहा जिसमें कटाक्ष की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है। जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 सीट पर रोक दिया और जिनके अंदर राम के प्रति आस्था नहीं थी उन सब को मिलाकर 234 पर रोक दिया। इस बयान के 2 कीवर्ड्स हैं, अहंकारी और राम विरोधी, और इन्हीं शब्दों पर जबरदस्त सियासत हो रही है। सबसे पहले इंद्रेश कुमार का यह बयान आपको शब्दशः सुनाते हैं, फिर इस पर मचे सत्ता के कलेश के बारे में बताएंगे।
2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। वैसे इंद्रेश कुमार के इस बयान के बाद आरएसएस के सूत्रों से बड़ी खबर यह आई है कि आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने जो कुछ कहा वो संघ का आधिकारिक बयान नहीं है। हालांकि फिर भी नेताओं ने इंद्रेश कुमार के बयान को अपना अपना नैरेटिव चलाने के हिसाब से लपक लिया। इस पर भी सत्ता का कलेश हो रहा है, गौर से देखिए। अहंकार आज दिख रहा है आपको। मोहन भागवत जी की हमने कुछ टिप्पणियां भी सुनी थी। ये बीज तो आपने ही बोए थे, बोते बबूल हो, फिर वो बबूल वृक्ष बनता है, वृक्षासन करते हुए भी दिखता है। अब बोलने से क्या फायदा, इंद्रेश जी हो या मोहन भागवत जी हो, कौन सुन रहा है? अब तो मोदी जी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले का हार होती है, और कोई राम का नाम, रहीम का नाम लेकर राजनीति अगर करता है तो वो देश प्रेम नहीं होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी घमंडी थी, भारतीय जनता पार्टी में या उसकी लीडरशिप में 100 कमियां थी, तो आप कहाँ थे? आप विदेश में थे। चुनाव से पहले आप कहाँ गायब थे? आपने तब तो नहीं बोला। हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखिएगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर नजर आएंगे। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। आरएसएस और बीजेपी के बीच माँ बेटे का झगड़ा शुरू हो गया। अहंकार की सीमा तो तब पार हो गई जब इन्होंने गाना बनाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या भागवत जी को सवाल नहीं उठाना चाहिए था कि कोई इंसान भगवान श्री राम को नहीं ला सकता? इंद्रेश जी संघ परिवार के सदस्य हैं, वरिष्ठ प्रचारक हैं। ये संघ परिवार का आंतरिक मामला है, इस पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं। सत्ता में अब बात इटली में चल रही G7 समिट की करते हैं, जहां दुनिया के 7 सबसे अमीर देश दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं पर मिलकर चर्चा कर रहे हैं। भविष्य का रोड मैप बन रहा है, लेकिन इसमें सबसे खास है प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी। जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा, ये 7 देश मिलकर ग्लोबल संकट पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन लोकल टू ग्लोबल की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी सभी के लिए मायने रखती है, और इसे G7 देश अच्छी तरह से समझते भी हैं। ये तस्वीरें बहुत पावरफुल हैं, जिन पर वर्ल्ड लीडर से पीएम मोदी की ने मुलाकात की है। वो सभी आज प्रधानमंत्री मोदी से गर्मजोशी से मिले, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हो, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हो, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हो, या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। इन सभी लीडर्स को G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी का एहसास है। ये सभी लीडर्स जानते हैं कि दुनिया में भारत की साख और ताकत लगातार बढ़ रही है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और भारत की विकास दर लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। आने वाला दौर भारत को एक आर्थिक चैंपियन के रूप में स्थापित करने वाला है। दुनिया की सबसे युवा और कामकाजी आबादी वाला देश भी भारत है। वैश्विक मामलों पर भारत ने अपना पक्ष हमेशा मजबूती के साथ रखा है। भारत की राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक परफॉर्मेंस G7 देशों के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया भारत की बढ़ती हुई रफ्तार को देख रही है, और इसी वजह से भारत G7 संगठन का स्थायी सदस्य न होते हुए भी तस्वीरों और हेडलाइंस में छाया हुआ। पीएम मोदी लगातार 5वीं बार G7 के विशिष्ट
अतिथि बने हैं, यह भी अपने आप में पावर स्टेटमेंट है। G7 समिट से पहले आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मानुएल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। पीएम मोदी और मैक्रों के बीच इस बात पर सहमति हुई कि भारत और फ्रांस की डिफेंस दोस्ती में मेक इन इंडिया पर फोकस बढ़ाया जाएगा ताकि आत्मनिर्भर भारत को बूस्टर मिले। आपको याद दिला दें कि भारत इस समय फ्रांस के साथ 26 नए राफेल फाइटर जेट्स की डील के लिए बातचीत कर रहा है। ये विमान नेवी के लिए जाने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। इससे पहले भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल फाइटर जेट्स आ चुके हैं। अंतरिक्ष प्रोग्राम पर भी डिस्कशन हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव और सुरक्षा संबंधी नीतियों को लेकर भी दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी राय रखी। शिक्षा और क्लाइमेट चेंज पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर जोर दिया गया और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी खास मेहमान बनकर पहुंचे हैं, तो इस समिट में एक और मेहमान भी आए हैं, वो हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को गले लगाया। जंग शुरू होने के बाद यह दूसरा मौका है जब पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई। इससे पहले पिछले साल दोनों नेताओं ने जापान में G7 समिट में मुलाकात की थी। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ेलेंस्की को शांति का संदेश देते हुए कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, सभी विवाद बातचीत से हल होने चाहिए। आज G7 समिट के दौरान जो कुछ भी देखने को मिला वो अपने आप में एक अद्भुत छवि थी। लेकिन अब सत्ता के महाराष्ट्र वाले कलेश की बात करते हैं, जहां इंडिया गठबंधन की सीटें तो खटाखट बढ़ गईं, लेकिन एनडीए गठबंधन को सीटों का जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसीलिए अब उस कमजोर कड़ी की तलाश हो रही है जिसने महाराष्ट्र से एनडीए के 400 पार वाले एजेंडे में बड़ा डेंट मारा है। और इस मंथन में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है अजीत पवार की एनसीपी। हालांकि अब एनसीपी के नेता खुद को डिफेंड करने में लगे हैं और सामने मैदान में आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल फ्रंट फुट पर आए हैं छगन भुजबल। छगन भुजबल का कहना है कि महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के लिए अजीत पवार को दोष देना ठीक नहीं है। हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बारामती। एक जगह हम जीत गए, एक जगह हम हार गए। हम उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता। तो ये था इनका बयान और ये है हमारा हूटर। रुकना पड़ेगा, लेकिन हमारी रील्स को खूब शेयर करिए। नमस्कार।